नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण का। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र को जोड़ने वाला एटा एक तरह से यादव लैंड का हिस्सा है, या फिर यूं कहा जाए कि एटा और उसके आसपास की कई सीटों पर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है। लेकिन एटा सीट पर बाबूजी यानी कि कल्याण सिंह का ही दबदबा रहा। ये और बात है कि कभी जन क्रांति पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी समर्थन कर चुकी है। ऐसे में मौजूदा सांसद और कल्याण सिंह के बेटे राजबीर सिंह पर हैट्रिक बनाने का दबाव है। मोदी लहर और बाबूजी यानी कि कल्याण सिंह के प्रभाव की वजह से 2 बार उन्हें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी हो सकता है, जिसकी काट बीजेपी ने कुछ इस तरह से ढूंढी है। भाई और बहनों, एटा में आना मेरे लिए हमेशा मेरे लिए बड़ा मन का और संवेदनाओं का विषय रहा है, क्योंकि यही भूमि है जिसको सम्मानीय कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया था। बाबूजी यहीं से बार बार चुन कर गए। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पर बाबूजी का बहुत बड़ा ऋण है। शायद आने वाले 50 सालों तक ये ऋण हम उतार नहीं पाएंगे। बाबूजी के नेतृत्व में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी को मिला है। एटा में चुनावी सभा में गृहमंत्री अमित शाह के ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं बीजेपी के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है और इस सीट के साथ ही बाबूजी यानी कि कल्याण सिंह एटा के साथ ही यूपी की राजनीति में कितने अहम हैं। यूपी का एटा जिला इतिहास के साथ ही राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एटा लोकसभा सीट की गिनती चर्चित लोकसभा सीटों में होती है। ये उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जिसे एक व्यक्ति विशेष के गढ़ के तौर पर जाना जाता रहा गया है, यानी कि कल्याण सिंह के नाम से। जब वो हमारे बीच थे तब भी और जब दिवंगत हो गए हैं तब भी। इस सीट पर उनकी लेगेसी को उनके बेटे राजबीर सिंह बीते 1 दशक से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इस बार हैट्रिक का दबाव उन पर है, लिहाजा पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। राम मंदिर को लेकर यूपी समेत पूरे देश में बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है और जनता के बीच में ये संदेश दे रही है कि विरोधी दल राम मंदिर बनने से खुश नहीं है। उन्हें देश के सनातन संस्कृति की कोई परवाह नहीं है। शाह ने यूपी के एटा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सपा, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन दलों के नहीं जाने के मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। और मैं आज इटावा आया हूं। ये अखिलेश जी का गृह जिला है। मैं इनको पूछने आया हूं, भैया अखिलेश, आपको डिंपल भाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? मैं राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, आपको और आपकी माताजी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये नहीं बताते। मैं 3 महीने से पूछ रहा हूं, मैं बता देता हूं, ये सभी को ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण भेजा था, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई इटावा वालों? इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। एटा में पार्टी को लोधी और शाक्य जाति का सपोर्ट मिलता है, उनका जीतना तय माना जाता है।
लिहाजा गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर विरोधियों को घेरा और कांग्रेस सपा पर आरक्षण को लेकर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है SC, ST और OBC का आरक्षण भाजपा कभी हटाने नहीं देगी। लोधी राजपूत समाज से आने वाले राजवीर सिंह के खिलाफ सपा ने यहां शाक्य का तो बसपा ने मुस्लिम कार्ड चल दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का वनवास यहां इस बार खत्म होता है या बीजेपी के आक्रामक प्रचार, राम मंदिर का मुद्दा और बाबूजी का प्रभाव इस बार भी चुनाव पर अपना असर बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वैसे इस सीट का डिटेल्ड पैकेज एक आपने देखा, रिपोर्ट देखी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के एटा की अगर हम बात करें तो तुलसीदास और अमीर खुसरो की ये जमीन है और ऐसे में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व हमेशा से रहा है। एटा को 3-3 मुख्यमंत्री देने का गौरव मिला है। जहां पर अब निधौली विधानसभा सीट थी तब मुलायम सिंह यादव और राम नरेश यादव यहां से जीतकर मुख्यमंत्री बने। वहीं जब कासगंज एटा का हिस्सा था तो कल्याण सिंह भी यहीं से मुख्यमंत्री बने थे। वैसे भी ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से ही जाने जाती है और उन्होंने अपना अंतिम चुनाव भी यहीं से लड़ा था। अब इस सीट से उनके बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं और इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए एटा सीट पर किस किस के साथ टक्कर उनकी है। देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है तो मोहम्मद इरफान BSP के टिकट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजवीर तो यहां से पार्टी की पहली पसंद रहे और 2-2 बार के सांसद होने के साथ ही कल्याण सिंह के बेटे हैं और लोधी राजपूत समाज से आते हैं जिसकी संख्या यहां पर 3 लाख के आसपास है। लेकिन सपा ने अपने पूर्व सांसद और देवेंद्र सिंह यादव पर भरोसा न करते हुए देवेंद्र शाक्य पर भरोसा किया। वजह शाक्य जाति का वोट पाना है जो यहां पर 2 लाख से भी ज्यादा है। वहीं यादव के 2.5 लाख और मुस्लिमों के 1.5 लाख भी वो अब तक अपने ही मानकर चल रही थी जब तक मायावती ने मोहम्मद इरफान को BSP से टिकट देकर मैदान में उतारा। लेकिन अब यहां पर सपा की राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि वोट बैंक डिवाइड होगा। यादव नाराज हैं तो मुस्लिम वोट भी बंटना तय नजर आता है। अब पूर्व CM और बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरा रहे कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया यानी कि राजवीर सिंह को अपने पिता की विरासत तो मिली ही है, लोधी राजपूत होना उनका एक प्लस पॉइंट है। साथ ही क्षेत्र की जनता के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, माहौल उनके पक्ष में करते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि साल 2014 में जब पहली बार पार्टी ने टिकट दिया था तब राजवीर सिंह आसानी से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। उन्हें कुल वोट मिले 4,74,978 जबकि बीजेपी का वोट शेयर रहा 51.28%। दूसरी तरफ सपा के देवेंद्र सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा जबकि यहां से वो सांसद रह चुके हैं। उन्हें 2014 में कुल वोट मिले 2,73,977 जबकि वोट शेयर 29.58% रहा। इसी तरीके से 2019 की बात करेंगे, एक बार फिर बीजेपी की तरफ से राजवीर को मैदान में उतारा गया है। राजवीर सिंह फिर से जीते हैं और इस बार उन्हें कुल वोट मिले 5,45,348। ये 2019 के नतीजे इस वक्त आपके सामने हैं। वोट शेयर कितना रहा और इसके साथ ही देवेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से हारे तो उनको मिले 4,22,678 वोट और वोट प्रतिशत उनका रहा 42.25% का। ये था डिफरेंस वोट शेयर के लिहाज से। अब लेकिन बीजेपी ने तीसरी बार राजवीर को ही मैदान में उतारा। हैट्रिक के लिए वो जमकर मेहनत कर रहे हैं जबकि समाजवादी पार्टी ने देवेंद्र सिंह यादव के टिकट को काट दिया, देवेश शाक्य को उम्मीदवार बना दिया है। अब इसका इतिहास, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी काफी मजबूत है। 1989 में पार्टी ने यहां पर अपना खाता खोला और इसके बाद लगातार 4 बार महादीपक शाक्य प्रतिनिधि बने रहे। 1989 में महादीपक शाक्य बीजेपी से पहली बार सांसद बने। 1991 में भी बीजेपी के महादीपक शाक्य ही जीते। फिर 1996 में बीजेपी के महादीपक शाक्य जीते। 1998 में बीजेपी ने फिर से महादीपक शाक्य को ही उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। लेकिन 1999 में सपा के देवेंद्र सिंह यादव ने ये सीट बीजेपी से छीन ली। 2004 में फिर से देवेंद्र सिंह यादव जीतते हुए नजर आए। साल 2009 में कल्याण सिंह जनक्रांति पार्टी से सांसद बने और इस दौरान सपा ने उन्हें सपोर्ट किया क्योंकि वो बीजेपी से उनका मतभेद हुआ था। साल 2014 में
उनके बेटे राजवीर सिंह बीजेपी से उम्मीदवार बने और सांसद चुने गए। 2019 में भी राजवीर सिंह ही यहां पर जीतते हुए नजर आए। अब एक बार फिर से राजवीर सिंह को ही मैदान में उतारा गया है। अब इसके विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, क्योंकि एटा संसदीय सीट के तहत कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी के विधायक हैं। कासगंज सीट से देवेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक, आमापुर सीट से हरिओम वर्मा बीजेपी के विधायक, पटियाली विधानसभा क्षेत्र से नादिरा सुल्तान सपा विधायक हैं, जबकि एटा विधानसभा क्षेत्र से विपिन वर्मा डेविड बीजेपी विधायक हैं। मारहरा विधानसभा क्षेत्र से भी वीरेंद्र लोधी बीजेपी विधायक हैं। यह है यहाँ की विधानसभा और वहां के कैंडिडेट्स यानी कि जीते हुए विधायक। अब किसी भी सीट पर जब प्रत्याशी चुना जाता है तो फिर जातीय और सामाजिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। सपा पीडीएफ फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही है और उसने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा उछालकर सवर्णों में नाराजगी को पैदा कर दिया है। बीजेपी जातिवाद से इतर हटकर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो दूसरी तरफ स्थिति यह है कि बीजेपी को शाक्य वोटों में सेंध लगाने के लिए जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी जातियों को एकत्रित करना पड़ रहा है। पिछले 2 चुनावों में राजवीर सिंह के प्रतिद्वंदी रहे सपा के देवेंद्र अब बीजेपी में हैं, लिहाजा यादवों से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। मतदाताओं के आंकड़े इस सीट पर क्या हैं, क्योंकि पिछले चुनाव के हिसाब से एटा में वोटर्स की संख्या जो कि करीब 16 लाख थी और इसमें 8.5 लाख पुरुष और 7.2 लाख मतदाता महिला थी। एटा में हिंदू आबादी करीब 78% की है और 17% मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन एटा लोकसभा क्षेत्र में यादव और लोध और शाक्य वोटर ही निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। इस सीट पर पूर्व में सपा हमेशा से ही यादव समाज के लोगों को टिकट देती रही। यूं तो पार्टी के इस फैसले पर बाकी जो वर्ग के लोग हैं वो उंगलियां उठाते रहे, लेकिन यादव बाहुल्य सीट और सपा के यादव प्रेम के आगे सभी तर्क वितर्क पीछे छूट गए। लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए देवेश शाक्य को टिकट दे दिया। ऐसा जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की है जिसमें शाक्य मतदाताओं को रिझाया जा सके। पार्टी का मानना यह है कि यादव मतदाता उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मुस्लिम उसके साथ है ही। तो यहाँ के जातिगत आंकड़े जिसके हिसाब से ये तैयारी की गई है वो भी आप समझिए। एटा में लोधी राजपूत समाज के मतदाता 2,90,000 है, यानी कि परसेंटेज 18 से 19 का है, और इसी समाज से बीजेपी के उम्मीदवार राजवीर सिंह भी आते हैं। इसी तरीके से जो यादव हैं वो 2.5 लाख हैं, जो कि 15 से 16% बनते हैं। शाक्य 2,10,000 जो कि 11 से 12% हैं, और इसी समाज से सपा के उम्मीदवार देवेश शाक्य भी हैं। इसी तरीके से मुस्लिम 1.5 लाख यहाँ पर हैं, ठाकुर 1,70,000 और जाटव 2 लाख हैं। ब्राह्मण 90,000 की संख्या में हैं, तो वैश्य भी 90,000 के आसपास हैं, और बाकी कुल मिलाकर 1 लाख यहाँ पर संख्या बनती है। तो सपा ने एटा में शाक्य जाति का सपोर्ट पाने की ख्वाहिश में नए जातिगत समीकरणों से जीत के लिए जो जाल बुना था उसमें खुद ही उलझती नजर आ रही है। टिकट के यादव दावेदारों को दरकिनार कर पार्टी ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। ऐसे में शाक्य मतदाताओं को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश में पार्टी के बेस यानी कि वोटर यादव फिसलते जा रहे हैं। अब पार्टी उस पायदान पर है जहां पर यादवों को मनाया तो उनसे शाक्य उम्मीदवार नाराज होने की संभावना है। शाक्यों को संभाला तो यादवों का छिटकना तय है। तो बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर सपा का जो पीडीएफ फॉर्मूला है उसमें पलीता लगा दिया है। कुल मिलाकर अखिलेश अपने ही जाल में उलझते नजर आ रहे हैं। एटा में उलझ गए हैं अखिलेश, अपने ही जाल में फंस गए अखिलेश। शाक्य वोट पाने की चाहत में यादव समाज से कट गए हैं अखिलेश। एटा में लोधी राजपूत शाक्य ठाकुर यादव जाटव और मुस्लिम मतदाता ही जीत हार तय करते हैं। इन 6 बड़े मतदाता वर्ग में जिसने 3 वर्गों को साथ लिया उसकी जीत पक्की है। कुछ इसी कोशिश में सपा ने यहां से शाक्य जाति से आने वाले देवेश शाक्य को टिकट देकर कोशिश की है कि शाक्य के साथ साथ अपने यादव और मुस्लिम मतदाताओं के सपोर्ट से वो ये सीट आसानी से निकाल सकते हैं, और ऐसा दावा भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन लगता है सपा का ये गणित
सपा का पीडीएफ फॉर्मूला यहाँ बैकफायर कर सकता है, क्योंकि बसपा ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की ओर कदम बढ़ा लिया है, जिससे अपने जाटव समाज का पूरा सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी की ओर से शाक्य उम्मीदवार उतारे जाने पर सपा के कई यादव नेता नाराज हैं। यादव मतदाताओं में भी अच्छा मैसेज नहीं गया। दूसरी ओर देवेश शाक्य ने यादवों की बजाय सबसे पहले सजातीय शाक्य मतदाताओं को ही साधने का काम शुरू किया, जिसका असर ये हुआ कि कासगंज में देवेंद्र सिंह यादव, एटा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख वजीर सिंह यादव सहित कई अन्य यादव नेता और उनके समर्थक ने सपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है और यादवों की गोलबंदी की जा रही है। वहीं बीजेपी अपने शाक्य नेताओं के सहारे वोटों के ध्रुवीकरण कराने की भी कोशिश में है। रही सही कसर सीएम योगी सपा सरकार में होने वाली गुंडे की याद दिलाकर पूरी कर रही है। यादवों के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप तो मुलायम कुनबे पर लगता ही रहा है। योगी मोदी की विकास परियोजनाएं और कल्याण सिंह की विरासत चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 तारीख को यानी कि 4 जून को नतीजों के दिन पता चलेगा, लेकिन जो तय करेंगे मतदाता आगामी 7 मई को, उसके बीच प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिले में पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने दरअसल ये संदेश दे दिया है कि गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं है। जिले में शांति भंग के 4,408 मामले हैं, जिसके तहत 64,126 लोगों को चयनित किया गया। इसके अलावा धारा 110 जी के तहत 1,080 केसेस को दर्ज किया गया। ऐसे में 108 व्यक्तियों को पाबंद किया गया है और गुंडा एक्ट में 90 मामले भी हैं। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत 19 मामलों में 66 लोगों को प्रशासन ने पॉइंट आउट किया। जिला बदर के 19 मामले हैं, जिसमें से 16 व्यक्तियों को जिला बदर कर दिया गया है। ये है तैयारी इस पूरे एटा क्षेत्र के आगामी वोटिंग डे को देखते हुए, जो कि पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है।